हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज के सेशन में हम बर्ट्रैंड रसल की बात करेंगे, जिनका जन्म 1872 में और मृत्यु 1990 में 1970 में हुई थी। इनका जो पूरा नाम है वो क्या है? बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। इनका एक वर्क है बहुत इंपॉर्टेंट, द रोड टू हैप्पीनेस। उसको भी अपन डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को डिस्कस करेंगे, ताकि इन्होंने जो हमें समझाने की कोशिश की है उसको हम समझ लें, ताकि जब हम लॉन्ग आंसर लिखने की शुरुआत करें या लॉन्ग आंसर हमारे सामने बर्ट्रैंड रसल से या फिर द रोड टू हैप्पीनेस से आ जाए, तो उसको हम किस तरह से अटेम्प्ट करें, उसको किस तरह से लिखें। तो हमने जन्म की बात कर ली, इनके पूरे नाम की बात कर ली, बर्ट्रैंड आर्थर विलियम रसेल। ये आपको लॉन्ग आंसर में लिखना रहेगा, थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ आपने पढ़ा है। जन्म बात कर ली अपन ने 18 मई 1872। फादर थे इनके जॉन रसेल, मम्मी थी इनकी कैथरीन रसेल। प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? ट्रेलेक, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड में ही पैदा हुए। डाइड ऑन 2 फरवरी 1970, 1970 में इनकी मृत्यु हो गई। प्लेस ऑफ डेथ क्या है? पेनरिन डियोड्रेथ, थोड़ा कठिन है पढ़ना, पेंडिन डियोड्रेथ, इसको ऐसे पढ़ लीजिए। यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई थी। ठीक है, इसको ना भी याद रखिए, थोड़ा सा लिखने में परेशानी होगी आपको, तो यूनाइटेड किंगडम ही लिख दीजिएगा कि बर्ट्रैंड रसेल वाज बोर्न एंड डाइड इन यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये दोनों कवर कर लेंगे एक सेंटेंस में अपन। आगे अवार्ड्स की बात करेंगे तो कई सारे अवार्ड्स हैं इनको। आपको जो ये है नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 1950 में, इसको स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी ये भी चार पढ़ लेंगे। इरा क्या कौन सा था इनका? 20th सेंचुरी फिलोसफी। रिलीजन था वेस्टर्न फिलोसफी। और स्कूल किस स्कूल से या किस आंदोलन से, मूवमेंट से बिलोंग करते थे? वो एनालिटिक फिलोसफी था। ठीक है, कहाँ कहाँ इन्होंने एजुकेशन ली वो सारा कुछ दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में आराम से। द रोड टू हैप्पीनेस के इंट्रो को देख लेते हैं अपन, थोड़ा सा छोटा सा इंट्रो है। द रोड टू हैप्पीनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एसेज। यानी ये जो वर्क है द रोड टू हैप्पीनेस, ये आपको ध्यान रखना है कि मेमोरी एंड अदर एसेज से लिया गया है। फ्रॉम पोर्ट्रेज, अच्छा ये भी इसमें शामिल रहेगा। ये पोर्ट्रेज फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एसेज 1956 में इसकी पब्लिशिंग डेट दी हुई है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। फिर से देख लीजिए, द रोड टू हैप्पीनेस हैज बीन टेकन फ्रॉम पोर्ट्रेट्स फ्रॉम मेमोरी एंड अदर एसेज 1956। अब देखिए, द एसे बेगिंस विथ, कहाँ से शुरू होता है? फॉर ओवर 2000 years it has been a custom among earnest moralists to decree happiness as something degraded and unworthy। करेंगे, हजारों साल से ये चला आ रहा है, 2000 साल से ऊपर की भी बात है कि जब से हैप्पीनेस को क्या मान लिया गया है? डिग्रेडेड एंड अनवर्दी, अयोग्य और डिग्रेडेड, बहुत कमतर चीज, बहुत कोई तुच्छ चीज है, वो समझ लिया गया है किसको? हैप्पीनेस को। और इसीलिए जो मोरलिस्ट हैं, बल्कि वही वही ये बात कहते हैं कि जो हैप्पीनेस है ना, ये बड़ी तुच्छ सी चीज है और इंसान उसके पीछे भागा जा रहा है। ये इन्होंने कहा है। एंड खत्म कहाँ से होता है? लैंग्वेज वुड हैव बीन फेल्ड इफ ही कुड हैव फॉरसीन द मोटर कार। इससे ये एंड हो जाएगा। ठीक है, समरी में आ गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो सेशन का पार्ट है वो देखेंगे। रसल कहते हैं दैट की हैप्पीनेस हैज बीन बिकम डिग्रेडेड, हैप्पीनेस बन गई है डिग्रेडेड अमंग द अर्नेस्ट मॉरलिस्ट। अर्नेस्ट पहले के मॉरलिस्ट नैतिकवादियों के विचार में क्या बन गई है? एक डिग्रेडेड, बहुत तुच्छ सी चीज बन के रह गई है। हु आर नॉट इन फेवर ऑफ हैप्पीनेस, और ये वो मॉरलिस्ट हैं, ये वो नैतिकवादी हैं, नैतिकतावादी, जो फेवर में नहीं है खुशी के, हैप्पीनेस के। दे कंसिडर इट एज समथिंग डिग्रेडेड एंड अनवर्दी, वो इसे एक डिग्रेडेड, बहुत छोटी एंड अनवर्दी और अयोग्य चीज मानते हैं। एपिक्यूरस, ये एक फिलोसफर है। प्रीचेस, ये प्रीच करते हैं हैप्पीनेस को, बट लेकिन द स्टोइक्स जो अस्तित्ववादी हैं वो क्या करते हैं? ऑलवेज अटैकिंग, हमेशा उन पर जो है हमला किए रहते हैं। एंड कॉल इज फिलोसफी एज अ पिग्स फिलोसफी, और उनके फिलोसफी को, उनके दर्शन को पिग का दर्शन कहते हैं। इवन द जर्मन प्रोफेसर्स, यहाँ तक कि जो जर्मन प्रोफेसर्स हैं ना, बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाउनफॉल ऑफ जर्मनी, वो जर्मनी के डाउनफॉल के लिए जिम्मेदार बन गए। ऑल्सो ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया की बर्बादी के भी जिम्मेदार बन गए। इट्स प्रेजेंट पेरिलस स्टेट, और उसकी इस पेरिलस
विनाश विनाश हो चुकी स्टेट स्थिति के भी यही जिम्मेदार हैं जो हम वर्तमान में देखते हैं। दे हैव इन्वेंटेड द डिजास्टरस थेरीज, क्योंकि उन्होंने डिजास्टरस विनाशकारी थेरीज को का आविष्कार किया, विच आर अगेंस्ट हैप्पीनेस, जो खुशी के खिलाफ थे। कार्लाइल डज नॉट प्रमोट हैप्पीनेस, कार्लाइल हैप्पीनेस को, खुशी को प्रमोट नहीं करते हैं, बट प्रमोट्स ब्लेजेडनेस, बल्कि वो एक ब्लेजेडनेस को प्रमोट करते हैं। ब्लेजेडनेस भी ये समझिए कि हैप्पीनेस का ही सिनोनाइम ही आप समझ सकते हैं। ब्लेस आशीर्वाद देना होता है, ब्लेस्ड कह दिया तो जिसको जिसको आशीर्वाद प्राप्त है, ठीक है। रसेल बिलीव्स, रसेल मानते हैं दैट की कंटेम्प्ट फॉर हैप्पीनेस लीड्स टू कंटेम्प्ट फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस। कंटेम्प्ट फॉर हैप्पीनेस, खुशी के प्रति कंटेम्प्ट रखना, उसके लिए बुरा सोचना, लीड्स टू द कंटेम्प्ट फॉर अदर पीपल्स हैप्पीनेस, वो दूसरे लोगों के लिए भी बुरा ही माना जाएगा कि आप दूसरों की खुशी को बुरा समझते हैं। ये कंटेम्प्ट वही है जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अपन सुनते हैं फिल्मों में या सीरीज, वेब सीरीज वगैरह में, वही है। इवन इफ अ मैन सेक्रीफाइसेस हिज ओन हैप्पीनेस, यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति अपनी खुशी को न्यौछावर भी कर दे, उसका बलिदान भी कर दे, इन फेवर ऑफ समथिंग, किसी चीज के फेवर में, दैट इज नोबल, ये बड़ी अच्छी बात है। ही रिमेन्स इनवियस ऑफ दोज हु एंजॉय अ लेजर डिग्री ऑफ नोबिलिटी, ही रिमेन्स इनवियस, लेकिन वो जलता तो रहेगा, ऑफ दोज, उन लोगों से, हु एंजॉय, जो एंजॉय करते हैं, अ लेजर डिग्री ऑफ नोबिलिटी, विद्वता की एक छोटे लेवल को, या जिस छोटे लेवल से वो बिलोंग करते हैं दूसरे लोग, ये व्यक्ति उनसे जलता रहेगा, जिनको वो अपने से छोटा समझेगा, ऐसा समझ लीजिए। अच्छा, मैन कैन नॉट लिव नेचुरली हैप्पी अकॉर्डिंग टू थियरीज, थियरीज की अगर बात मानिए तो क्या कहती है थियरीज कि मैन कैन नॉट लिव नेचुरली हैप्पी, मनुष्य स्वाभाविक रूप से खुश रह ही नहीं सकता है। द मोरलिस्ट थिंक, मोरलिस्ट सोचते हैं, नैतिकवादी सोचते हैं, नैतिकतावादी, दैट की वन कैन नॉट गेट हैप्पीनेस बाय परसुइंग इट, अगर कोई व्यक्ति खुशी के पीछे भागेगा तो उसको खुशी नहीं मिलेगी। जैसे कि गैम्बलर्स एट मोंटे कार्लो रन आफ्टर मनी, गैम्बलर्स जुआरी जो है वो मोंटे कार्लो में पैसे के पीछे भागते हैं, बट दे लूज इट, लेकिन वो उसे खो देते हैं। द सेम इज विथ हैप्पीनेस, ऐसा ही खुशी के साथ है। इफ वन परसू इट थ्रू ड्रिंक ही फॉरगेट्स द हैंगओवर, कह रहे हैं कि इफ वन परसूज इट, अगर कोई इसका पीछा करता है, थोड़ा ड्रिंक, पी पा के, मतलब कि पीने से खुशी मिलेगी, दुख भूल जाऊंगा, कहते हैं ना लोग कि बहुत दुखी हूँ यार इसलिए पी रहा हूँ, तो ही फॉरगेट्स द हैंगओवर, वो हैंगओवर ही भूल जाएगा भाई। मोस्ट ऑफ द पीपल, अक्सर लोग, परसू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को परसू करते हैं, बट दियर वेज आर अब्स्ट्रैक्ट, लेकिन उनके जो रास्ते हैं ना वो अब्स्ट्रैक्ट है, एंड थ्योरेटिकल, और थ्योरेटिकल है। अब्स्ट्रैक्ट समझ पा रहे हैं? अब्स्ट्रैक्ट मतलब, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से इसको ध्यान रख सकते हैं कि जिस जो हमें दिखाई ना देता हो, है ना, सिर्फ महसूस किया जाता हो। और थेरिकल मतलब जैसा कि किताबों में लिखा है उसी तरह से उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक अदृश्य रास्ते पर चल करके, ऐसा कह दीजिए। द वे, जिस तरह से रसेल बिलीव, रसेल मानते हैं, द वे शुड नॉट बी इनकम्पैटिबल विथ हैप्पीनेस, द वे, जो तरीका लोग अपनाते हैं, शुड नॉट बी इनकम्पैटिबल विथ हैप्पीनेस, वो खुशी के साथ में कंपैटिबल नहीं है, उसको योग्य नहीं है वो। देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, हु आर हेल्दी, जो स्वस्थ हैं, एंड हैव सफिशिएंट इनकम, और उनकी इनकम भी अच्छी खासी है, बट इवन देन दे रिमेन अनहैप्पी, फिर भी बेचारे दुखी हैं, तो क्या करिएगा उसके लिए। दिस इज द केस ऑफ अमेरिका, ये अमेरिका के बारे में है, वेयर पीपल आर अनहैप्पी, जहाँ पर लोग दुखी हैं, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रिच, अमीर होने के बावजूद। द कैट विल एंजॉय लाइफ, एक बिल्ली एंजॉय करेगी जिंदगी को, इफ इट हैज फूड एंड वार्मथ, अगर उसको खाना दिया जाए और उसको गर्म रखा जाए। बट द नीड्स ऑफ मैन आर कॉम्प्लेक्स, लेकिन मनुष्य की जो ज़रूरतें हैं ना वो बड़ी जटिल हैं। क्यों? लालच की वजह से, कि आज ये मिल गया है, ये भी यार मिल जाए तो अच्छा हो जाए, भी 2 पहिया गाड़ी 4 पहिया भी आ जाए, छोटा घर और बड़ा घर हो जाए, बड़ा हो गया और बड़ा हो जाए, और बड़ा घर हो गया अब बंगलो मिल गया, और बड़ा हो गया अब पूरी कोठी चाहिए, तो इस वजह से कह सकते हैं। अ बिजनेस मैन वॉन्ट्स टू बी रिच, एक व्यापारी अमीर होना चाहता है, बट इन द एंड ही फाइंड्स दैट ही हैज़ गॉट इट एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ, लेकिन जब अंत में वो सारे चीज़ों की
क्या कह दीजिए कि सारी चीज़ों को देखता परखता है ना, तो उसे पता चलता है कि पैसा तो बहुत कमा लिया यार, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। उसके चक्कर में बॉडी ख़त्म हो गई, स्वास्थ्य चला गया। व्हेन ही बिकम्स रिच, जब वो अमीर हो जाता है, ही डज नॉट हैव एनी प्लेजर, उसके पास कोई खुशी ही नहीं रह जाती, क्योंकि हर चीज़ मौजूद है उसके पास। अब अगर जिसके पास पैसा नहीं है या कम है, जब वो कोई चीज़ लेके आएगा ना तो उसको बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन जो अमीर हो गया है उसके पास तो पहले ही सब कुछ है, तो वो क्या लेके क्यों खुश होगा, क्या ही खुश हो पाएगा बेचारा वो। ही हैज़ द प्लेजर ऑफ गाइडिंग अदर पीपल, उसके पास इस बात की खुशी हो सकती है कि वो दूसरों को गाइड करे, टू फॉलो हिज एग्जाम्पल, उसके कि वो उसे फॉलो करें। इफ़ दे विश टू बी रिच, अगर वो भी अमीर होना चाहते हैं तो। रसेल इज सरप्राइज्ड दैट रिच लेडीज स्पेंड बोरिंग आवर्स इन लर्निंग द राइट थिंग्स अबाउट द फैशनेबल न्यू बुक्स एज दे लाइक टू बी टॉट कल्चर थॉट सॉरी। रसेल सरप्राइज, आश्चर्यचकित है दैट की रिच लेडीज जो है ना, स्पेंड बोरिंग आवर्स, वो अपनी बोरिंग आवर्स को क्या करती हैं, स्पेंड करती हैं, इन लर्निंग, सीखने में, द राइट थिंग्स, सही चीज़ों को, अबाउट द फैशनेबल न्यू बुक्स, फैशन नई फैशन सॉरी अबाउट द फैशनेबल न्यू बुक्स, नई किताबों के बारे में जो आजकल फैशन में है। एज दे लाइक टू बी थॉट कल्चर्ड, क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये जो वो सीख रही हैं वो उनकी संस्कृति से जुड़ा है, यह एक सिविलाइज्ड चीज़ है जिसे वो सीख रही हैं सब। बट लेकिन द ट्रुथ इज दैट, सच तो ये है कि बुक्स आर फॉर गिविंग डिलाइट, किताबें हैं ताकि हमें खुशी मिले। ध्यान करिए फ्रांसिस बेकन का ऐसे ऑफ स्टडीज, है ना। दे डू नॉट अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज फॉर स्नोबिज्म, दे डू नॉट अफोर्ड अपॉर्चुनिटीज, वो अवसर नहीं देते हैं फॉर स्नोबिज्म, आपके घमंड को कम करने के लिए, घमंड को दिखाने के लिए, ऐसा कह दीजिए। अच्छा, ऑल द हैप्पी मैन एंड वुमेन, सारे जो लोग खुश हैं ना, जो लोग भी खुश हैं, हैव सर्टेन थिंग्स व्हिच आर कॉमन, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उन सभी के पास हैं। द कॉमन थिंग इज एक्टिविटी, जो सब में कॉमन है वो क्या है कि वो किसी न किसी चीज़ में लगे रहते हैं। वमेन, औरतें, हु टेक प्लेजर, इनको मज़ा आता है, इन देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को पालने में, पोसने में, उनके साथ में खेलने में। इट इज सीन, ऐसा देखा गया है, गेट सेटिस्फेक्शन इन ब्रिंगिंग अप अ फैमिली, वो परिवार को पालने पोसने में ही अपना सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर लेती हैं, आत्मसंतुष्टि उनको मिल जाती है, पर उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। ऑथर्स एंड आर्टिस्ट, अगर आप लेखकों की या कलाकारों की बात करिए तो फील हैप्पी, उन्हें खुशी होती है कब, वेन, जब दे फाइंड देयर वर्क गुड, वो अपने काम को अच्छा पाते हैं, यानी जब लोग उनके काम की तारीफ करते हैं उन्हें मज़ा आ जाता है। देयर आर मेनी मैन हु स्पेंड देयर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द सिटी लाइफ, बहुत सारे लोग हैं जो शहरी जीवन में अपनी ज़िंदगी के समय को गुजार रहे हैं, बट लेकिन दे स्पेंड देयर वीकेंड्स इन देयर गार्डन्स, लेकिन वो अपने वीकेंड को अपने गार्डन में गुजारना पसंद करते हैं। दे फील ऑल द जॉयज ऑफ ब्यूटी टू द गार्डन, सो व्हेन द स्प्रिंग कम्स, दे फील, उन्हें लगता है, ऑल द जॉयज ऑफ ब्यूटी की जो सुंदरता का मज़ा है ना, जो उसका आनंद है, टू द गार्डन्स, वो गार्डन में ही मिलता है, कब, व्हेन द स्प्रिंग कम्स, जब बाहर आ जाती है, बसंत आ जाती है। हेंस, इसलिए वन कैन नॉट बी हैप्पी, कोई भी खुश नहीं हो सकता है विदाउट एक्टिविटी, बिना एक्टिविटी के। बट द एक्टिविटी शुड नॉट बी कंट्रेरी टू इम्पल्स, लेकिन वो एक्टिविटी आपकी ख्वाहिशों के खिलाफ ना हो, यानी आप में जो तेजना है काम करने की, जो आपको पसंद है फिर आप वही करिए, उसके उलट कुछ मत करिए, वरना फिर खुशी नहीं मिलेगी, ये भी बात है। अच्छा, रसेल क्या करते हैं, गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ अ डॉग, एक कुत्ते का उदाहरण देते हैं। अ डॉग रन्स आफ्टर रैबिट्स, वो खरगोश के पीछे भागता है, एंड बिकम्स टायर्ड, थक जाता है बेचारा, बट ऑल द टाइम ही रिमेन्स हैप्पी, लेकिन वो खुश रहता है क्योंकि एक्टिव है वो। एज ही इज एंगेज्ड ऑल द टाइम, क्योंकि वो हर समय एंगेज है, बिजी है, व्यस्त है। इफ द सेम डॉग इज प्लेस्ड ऑन अ ट्रेडमिल, अगर उसे एक ट्रेडमिल में खड़ा कर दिया जाए, एंड इज गिवन अ गुड डिनर, और उससे खाना दिया जाए बढ़िया सा, आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद ही विल नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं रह पाएगा। ही विल नॉट बी हैप्पी, वो खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि बिकॉज बिकॉज क्योंकि ही इज़ नॉट इंगेज्ड इन अ नेचुरल एक्टिविटी, क्योंकि वो नेचुरल एक्टिविटी में, जो उसके लिए नेचुरल है, उसमें बेचारा नहीं लगा हुआ है। उसको तुमने एक अंग्रेजी मशीन में ला कर खड़ा कर दिया, उसको चला दिया, वो परेशान है दौड़े दौड़े, तो वो मज़ा नहीं रहेगा उसमें। इफ़, यदि
वर्क इज एग्जॉस्टिंग, अगर जो काम आपने अपने जिम्मे लिया है ना, अगर वो थकाने वाला है ना, तो इट इज सर्टेन, ये बात तय है, द प्लेजर्स विल बी पैसिव, जो मज़ा है ना वो किरकिरा हो जाएगा, वो यानी उसमें मज़ा नहीं रहेगा। वॉचिंग अ फुटबॉल मैच और गोइंग टू द सिनेमा डज नॉट गिव सेटिस्फेक्शन, फुटबॉल का मैच देख लेना या सिनेमा जा कर के फिल्म देख लेना डज नॉट गिव सेटिस्फेक्शन, ये संतुष्टि नहीं देता है। इट इज़ ऑलमोस्ट पैसिव, ये बिल्कुल पैसिव ही है, क्योंकि आप खुद एक्टिव नहीं है ना, दूसरे खेल रहे हैं, और जो पर्दे में आप देख रहे हैं तो उसमें भी दूसरे रोल निभा रहे हैं। एज इट डज नॉट सेटिस्फाई द क्रिएटिव इम्पल्सेस, क्योंकि हमारे अंदर अंदर जो क्रिएटिव इम्पल्सेस है ना, उसको वो सेटिस्फाई ही नहीं कर पा रहा है। प्लेयर्स प्ले एंड रिमेन एक्टिव, क्योंकि जो प्लेयर्स हैं वो तो खेल ही रहे हैं ना, वो एक्टिव है, उनको मज़ा आ रहा है, बट देयर सेटिस्फेक्शन इज क्वाइट डिफरेंट, लेकिन उनका जो सेटिस्फेक्शन है हम लोगों से अलग है। मैन विश टू बी रेस्पेक्टेड बाय द नेबर्स, लोगों की क्या इच्छा होती है कि पड़ोसी उनका सम्मान करे। दे फियर टू बी डिस्पाइज्ड, उन्हें ये डर होता है कि कहीं हम उससे नफरत ना करने लगेंगे, डिस्पाइज। सच डिजायर फोकसेस, सॉरी, सच डिजायर, ऐसी इच्छा फोर्सेस देम, उन्हें बाध्य मजबूर करती है, टू फॉलो द वेज, उन तरीकों को फॉलो करने के लिए, ऑफ बिहेवियर, व्यवहार के, विच आर नॉट मोटिवेटेड, जो कि मोटिवेटेड नहीं होते हैं, बाई एनी स्पॉन्टेनियस इम्पल्स, बिना किसी निरंतर उत्तेजना के, यानी जो उनके अंदर लगातार उत्तेजना या ख्वाहिश जो नहीं होती ना, तो वो उसके अलावा भी उन्हें ऐसा व्यवहार, वो ऐसे व्यवहार को अपनाना पड़ता है कि जिस वजह से उनके पड़ोसी उनसे खुश रहें। द हैबिट ऑफ बीइंग करेक्ट मेक्स अ मैन बोर, द हैबिट ऑफ बीइंग करेक्ट, अगर आप बार बार किसी काम को कर रहे हैं या अलग अलग काम कर रहे हैं और एक बार में उसको सही कर ले रहे हैं ना, तो ये काम बात आपको क्या करेगी, बोर कर देगी, यानी कभी तो गलती हो, फिर आपके अंदर ये लालसा हो, ललक हो कि यार नहीं ये सही करना है, फिर आप मन से लगेंगे उसमें। प्रेस्टीज और पावर, प्रेस्टीज इज्जत सम्मान, पावर शक्ति और बोध, ये दोनों, दीज आर द ऑब्स्टेकल्स इन द वे टू हैप्पीनेस, ये दोनों खुशी के रास्ते में एक रुकावट है, ऑब्स्टेकल। नो डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सक्सेस इज इंपॉर्टेंट इन हैप्पीनेस, खुशी के लिए सफलता जरूरी है, लेकिन इट बिकम्स एन इन सॉरी इंग्रेडिएंट, लेकिन ये क्या है, बिकम्स हो जाती है, बन जाती है, एन इंग्रेडिएंट, उसी का एक कोई तत्व, इंग्रेडिएंट उसी का एक कोई भाग, भाग ज़्यादा ठीक है, बट लेकिन इट इज़ नॉट इन इट सेल्फ एवरीथिंग, लेकिन सफलता खुद में सब कुछ नहीं है। अ मैन इज़ रिच, कोई आदमी से अमीर होता है, या कोई आदमी अमीर है मान लीजिए, ही इज़ एडमायर्ड, उसकी प्रशंसा होती है, बट लेकिन इफ़ ही हैज़ नो फ्रेंड्स, अगर उसके दोस्त नहीं है ना, नो इंटरेस्ट, उसकी कोई रुचि नहीं है, और नो नेचुरल यूजलेस प्लेजर्स, या उसके पास कोई नेचुरल प्राकृतिक या स्वाभाविक यूजलेस अनुपयोगी प्लेजर्स, खुशियों का माध्यम नहीं है ना, तो हिज लाइफ विल बी मिजरेबल, उसकी जो ज़िंदगी है ना दयनीय हो जाएगी, बहुत बुरी हो जाएगी, ये कहने का मतलब है। रसल कहते हैं, क्या कहते हैं, दैट कि देयर इज नो हार्म इन टॉलरेटिंग ओकेजनल हेटफुलनेस और इरकसमनेस इफ दे आर फेल्ट डेली, करें कि देयर इज नो हार्म, इसमें तो कोई नुकसान की बात नहीं ना, कि इन टॉलरेटिंग ओकेजनल हेटफुलनेस, कि कभी कभी आपसे कोई घृणात्मक व्यवहार करे, और इरकसमनेस, या कभी कभी आप बोर महसूस हो करने लगे, इफ़ दे आर फेल्ट डेली, अगर उनको डेली महसूस किया जा रहा है, तो करें कि डेली से अच्छा है कि अगर आप कभी कभी आपसे घृणा कोई करे, आप कभी कभी बोर महसूस करें, तो अच्छा ही है रोज़ की अपेक्षा। प्ले इज़ व्हाट काउंट्स फॉर द हैप्पीनेस, प्ले खेल, इज़ व्हाट, ये वो चीज़ है, काउंट्स फॉर हैप्पीनेस, जो खुशी का कारण है, ये जिससे खुशी आपको मिलती है। जनरली प्रायः इट इज़ थॉट, ऐसा सोचा जाता है, दैट कि मैन कैन नॉट बी हैप्पी, मनुष्य खुश नहीं हो सकते हैं, विदाउट अ थियरी ऑफ लाइफ, बिना जिंदगी के थियरी के, और रिलीजन, बिना किसी धर्म के। इफ़ दे आर अनहैप्पी, अगर वो नाखुश हैं, ड्यू टू बैड थियरी, किसी बुरे थियरी से, तो दे नीड अ बेटर थियरी, उनको एक अच्छी थियरी की तलाश रहेगी। इफ़ अ मैन इज इल, अगर कोई आदमी बीमार है तो ही नीड्स अ टॉनिक, उसको टॉनिक की ज़रूरत रहती है। बट इफ़ थिंग्स आर नॉर्मल, लेकिन अगर चीज़ें सब नॉर्मल हो ना, तो अ मैन इज़ रिक्वायर्ड टू बी हैप्पी विदाउट टॉनिक, तो आदमी को फिर टॉनिक की ज़रूरत नहीं है खुश रहने के लिए, अगर सब कुछ नॉर्मल है तो। ही नीड्स टू बी हैप्पी विदाउट थियरी, फिर ही नीड्स टू बी हैप्पी, उससे अब ज़रूरत है खुश रहने की बिना किसी थ्योरी की, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इफ़ अ मैन टेक्स प्लेजर इन हिज वाइफ, अगर कोई व्यक्ति अपनी वाइफ में ही आनंद और खुशी ढूंढ ले,
एंड चिल्ड्रेन, और वो अपने बच्चों के साथ रहने में आनंद और खुशी ढूंढ ले, एंजॉयज और एंजॉय करे, व्हेन फाइंड्स चेंजेस ऑफ सीजन्स, अलग अलग सीजन्स में, एंड डेज और अलग अलग दिनों में, तो ही सर्टेनली हैप्पी, वो खुश हो जाएगा। यानी अगर अपने ही परिवार के साथ रह करके वो चीज़ों को एंजॉय करना सीख ले तो खुशी उसको मिलेगी। फिलोसफी डज नॉट मैटर, फिर दर्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दर्शन क्या कह रहा ना। वट फिलोसफी ही हैज़ डज नॉट मैटर, वट फिलोसफी ही हैज़, वो किस दर्शन को मानता है, कौन सा दर्शन उसके अंदर है, डज नॉट मैटर, इससे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बट इफ़ ही फाइंड्स क्वाइट अपोजिट टू इट, लेकिन अगर उसे इसका उल्टा महसूस होता है या वो इसका उल्टा पाता है, जैसे फैमिली या पति या बच्चियों के साथ में रहने में उसको मज़ा नहीं आता है, बोरियत महसूस होती है, तो फिर दैट इज़ वाइफ एंड चिल्ड्रन हेटफुल। लेकिन अगर वो, वही बात है कि अपने बच्चों को अगर वो हेटफुल पाता है ना, और अपनी वाइफ को भी, तो फिर कोई मज़ा नहीं है। ऑफिस आ नाइटमेयर, और अगर उसको अपना जो ऑफिस है उसे वो एक भयानक सपना जानता है। लॉन्ग्स फॉर डे, और दिन के लिए वो इच्छा जाहिर करता है, व्हेन इट इज़ नाइट, जब रात होती है। लॉन्ग्स फॉर नाइट, और रात के लिए इच्छा जाहिर करता है, व्हेन इट इज़ डे, जब दिन होता है। तो ही डज नॉट नीड एनी फिलोसफी, उसको किसी दर्शन की ज़रूरत नहीं है दुखी होने के लिए। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल वही बात है जो आपने समझ ली। यानी आप अगर हर चीज़ में जो आपको खुशी दे सकती है, अगर थोड़ी कोशिश करें आप, और उसमें आप उसके ऑपोजिट ढूंढने की कोशिश करते हैं ना, ऑपोजिट महसूस करते हैं, तो आपका बेड़ा गर्क समझिए, यानी आप बर्बाद हो गए, खुशी को भूल जाइए। व्हाट ही नीड्स इज़ अ डिफरेंट डाइट, अब उसको क्या ज़रूरत है, एक डिफरेंट डाइट की ज़रूरत है, एंड मोर एक्सरसाइज, और ज़्यादा एक्सरसाइज की ज़रूरत है। द राइटर रसेल, जो राइटर हैं लेखक रसेल सेज, कहते हैं क्लियरली, बिल्कुल साफ तौर पर, क्या कहते हैं, इसको अच्छे से देखेंगे। मैन इज़ एन एनिमल, मनुष्य एक जानवर है, एंड हिज हैप्पीनेस डिपेंड्स अपॉन हिज फिजियोलॉजी, और जो उसकी खुशी है उसकी फिजियोलॉजी यानी शारीरिक बनावट या शरीर पर निर्भर करती है। फिजियोलॉजी अगर आप नहीं जानते हैं तो थोड़ा सा जान लीजिए। जब आप आपके घर में या आस पड़ोस में जो भी डॉक्टरी पढ़ने जाता है, अब आप तो नहीं कर रहे होंगे क्योंकि आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं इस टाइम, इसलिए दूसरों की बात की जा रही। तो ये फिजियोलॉजी है ना, ये हमारे शरीर की बनावट, उसके कार्य, उसके फंक्शंस, ये सारा कुछ हमें पढ़ाती है, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह से एक एनाटॉमी होती है, उसी में आपके मेडिकल फील्ड में एनाटॉमी, जो हमें पूरे शरीर के ढांचे को बताती है, कौन सी हड्डी कहाँ पर है, उसका क्या फंक्शन है, ये सारी चीज़। अच्छा, तो जो हैप्पीनेस है ना, डिपेंड्स अपॉन हिज फिजियोलॉजी, उसके फिजियोलॉजी पर निर्भर है। मोर देन ही लाइक्स टू थिंक, मोर देन, कहीं ज़्यादा, जितना वो सोचता है उससे भी ज़्यादा। ही एडवाइजेज द अनहैप्पी बिजनेसमैन टू वॉक 6 माइल्स एवरी डे, वो क्या कहते हैं, वो सलाह देते हैं, दरअसल सलाह देते हैं बिजनेसमैन को जो कि दुखी हैं, कि आप 6 मील प्रतिदिन चलो, कुछ तो एक्टिविटी करो। बैठ गए जाके टेबल में, वहीं पे पेन घिस रहे हो, या लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन में लगे पड़ो, तो कहाँ से खुशी मिलेगी। पल दो पल की खुशी मिल गई कि आपने कोई किसी से ट्रेड किया, उसमें कुछ आपको बचत हो गई तो खुश हो गए, बाकी फिर वही है ना। तो ये इसकी समरी थी हमारी, द रोड टू हैप्पीनेस की, बहुत ज़बरदस्त समझाया इन्होंने, और हमने भी थोड़ा सा अच्छा समझाने की कोशिश करी, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन है। अगले सेशन में इनको अपन निपटा लेंगे बहुत अच्छे से, बहुत कायदे से, ठीक है। तब तक इस समरी को एंजॉय करिए, पढ़िए, समरी को दिमाग में बिठा लीजिए, फिर जो भी आंसर हमारे सामने, क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, उसका आंसर एकदम बढ़िया से अपन लिख पाएंगे, ठीक है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और अगर और भी वीडियोस इसी तरह के आप देखना चाहते हैं अपनी मेंस इंटीग्रेट की तैयारी के लिए, तो चैनल पर विजिट करिए। बहुत सारी प्लेलिस्ट, आप थक जाएंगे देखते देखते, आपके सिलेबस से ही रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि और सब यहाँ वहाँ से रख दी गई हैं। पूरा सिलेबस हम कवर कर लेंगे मार्च अप्रैल ख़त्म होते होते। तो आप वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी जाइए, और जितनी भी प्लेलिस्ट में वीडियोस हैं उनको भी शुरुआत कर दीजिए, एक एक, दो दो, तीन तीन दिन में देखने की। तो आपका पूरा सिलेबस आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगा, सेट हो जाएगा। फिर जब आप आंसर लिखने बैठेंगे एग्ज़ाम सेंटर में, तो आपके पेन से बिल्कुल फ्लो के साथ आंसर निकलेगा, ठीक है भाई। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।